वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइज आर गुड। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आईपी पावलोव, जो पावलोव का सिद्धांत था, अनुकूलित अनुबंधन का सिद्धांत, यानी कि आपकी क्लासिकल कंडीशन थ्योरी जो है आईपी पावलोव की, उस थ्योरी को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं वीडियो में बताना चाहूँगी कि फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पावलोव की थ्योरी के सब इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं, जो क्वेश्चन बनते हैं, एज इट इज क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करेंगे एज इन नोट्स। हम वीडियो काफ़ी लेंथी नहीं बनाएंगे, केवल जो एग्जाम में पूछा जाता है सिर्फ हम उसको ही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो शॉर्ट में आपको सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें ही मिले। सो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी, वीडियो को लास्ट तक कंप्लीट वॉच करना है आपको, और उसके बाद कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। और चैनल पर न्यू है तो फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक स्किप ना हो और आप तक पहुँच पाएँ। सो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आईपी पावलोव कौन थे? मैं सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आईपी पावलोव कौन थे। पावलोव जो फ्रेंड्स एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। कौन थे? एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1904 में अपने सिद्धांत की वजह से उन्हें 1904 में नोबेल प्राइज़ मिला। आईपी पावलोव की थ्योरी में कोई स्वाभाविक उद्दीपन होता है फ्रेंड्स, जिसका प्रति सीखने वाले प्राणी जो होता है। मैं एक बार आपको बताना चाहूँगी कि अनुबंधन का जनक किसे माना जाता है। अनुबंधन का जो जनक है, अनुबंधन क्या होता है, पहले हम ये देखते हैं। अनुबंधन एक ऐसी प्रक्रिया होती है, यानी कि अनुबंधन एक ऐसी प्रक्रिया होती है, जो ऐसी प्रोसेस होती है, मैं आपको शॉर्ट में लिखेगा, जिसके भी स्टिमुलस, ये हमारा स्टिमुलस होता है और ये हमारा स्टिमुलस के बाद क्या होता है, हमारी रिस्पॉन्स होता है, और इन दोनों के बीच जो एक एसोसिएशन जो स्थापित करती है वो क्या होती है फ्रेंड्स, एक अनुबंधन होती है, जो एक प्रक्रिया होती है, जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच एक साहचर्य को स्थापित करती है, वो क्या होता है, आपका अनुबंधन। और अनुबंधन की जो थ्योरी दी वो किसने दी? आईपी पावलोव ने। इनका जो प्रयोग था फ्रेंड्स, वो किस पे था? वो प्रयोग था कुत्ते पर, यानी कि इन्होंने क्या था, इनका जो प्रयोग था फ्रेंड्स, वो डॉग पे। ये आपको याद रखना है कि पूछ लिया जाता है कि आईपी पावलोव का जो थ्योरी दी है वो किस पर प्रयोग किया था, तो उन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। ये एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे, इनकी क्लासिकल कंडीशन थ्योरी है। आईपी पावलोव का कहना है कि फ्रेंड्स, सिखाने वाला यानी कि कोई भी प्राणी जो है, जिसको हम सिखाते हैं, वो स्वाभाविक जो उद्दीपन होता है, सीखने वाला प्राणी के सामने जब हम एक उद्दीपन यानी कि एक स्टिमुलस को जब हम उसके सामने प्रस्तुत करते हैं, तो वो एक सामान्य रिस्पॉन्स बिल्कुल करता है। डेफिनेटली वो एक स्वाभाविक अनुक्रिया करेगा। जैसे कि हम छोटे बच्चे के सामने कोई गर्म बर्तन को रखते हैं, अगर वो एक बार उसको टच कर लेता है, उसको पता चल जाता है ये गर्म है, तो अब वो अपने आप क्या करता है, जैसे जैसे उसे क्यों महसूस होता है कि बर्तन जो है वो गर्म है, तो वो अपना हाथ को क्या करेगा, पीछे खींचने लगेगा। दूसरा एग्जाम्पल हम बताते हैं कि जैसे जिस इंसान को भूख लगती है, उसके मुंह में क्या आने लगती है, लार का आना एक क्या है, स्वाभाविक रिस्पॉन्स है। तो हम इस वीडियो में आगे हम डिस्कस करेंगे इन सब चीज़ों को। ये मैं आपको जस्ट बता रही थी कि ये थ्योरी हमारी किस फॉर्म में होने वाली है, किसके ऊपर ये प्रयोग था, कि इस थ्योरी में हम डिस्कस करेंगे। इनका जो जन्म था वो फ्रेंड्स 26 सितंबर को 1849 को रियाजान में हुआ था। कहाँ? रियाजान कहाँ है फ्रेंड्स? रूस में है। और इनकी मृत्यु जो पूछ लिया, जस्ट हम नॉलेज के लिए हम पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन तो नहीं बनते इनसे, फिर भी हम पढ़ लेते हैं कि इनकी मृत्यु कब हुई। 27 फरवरी को हुई थी। कब, कहाँ पे हुई थी? मॉस्को में। ये भी कहाँ है? रूस में। यानी कि जन्म भी रूस में और मृत्यु भी इनकी कहाँ हुई थी? रूस में। फ्रेंड्स, इनकी जो है 27 फरवरी को 1936 को इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। इवान पावलोव एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे, ये हमने पढ़ लिया है। आईपी पावलोव एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। इनका पूरा नाम पूछ लिया जाए, इवान पेत्रोविच पावलोव था। हम शॉर्ट में लेते हैं आईपी पावलोव। इनका पूरा नाम क्या है? इवान पेत्रोविच पावलोव इनका पूरा नाम था। इन्होंने पाचन क्रियाओं के दैहिक यानी कि जो शारीरिक विशेष रूप से अध्ययन किया, और इनका अध्ययन हमें इतना महत्वपूर्ण व लोकप्रिय हुआ कि उनको 1904 में क्या हुआ, एक नोबेल प्राइज़ से इनको सम्मानित किया गया। नोबेल प्राइज़ कब मिला इनको? 1904 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है फ्रेंड्स, कौन सा प्राइज़ मिला? नोबेल प्राइज़ कब मिला? 1904 में। तो फ्रेंड्स, आईपी पावलोव का जो अनुबंधन को इनको क्या कहा जाता है? ये अनुबंधन के जन्म
जनमाता यानी कि जनक इनको आईपी पेवलाव को माना जाता है, अनुबंधन का जनक माना जाता है। मनोविज्ञान के साथ साथ आईपी पेवलाव क्या थे, एक चिकित्सक भी थे। आईपी पेवलाव ने कुत्ते की पैरोटिड ग्रंथि का ऑपरेशन का लार का एकत्रण किया था, यानी कि कुत्ते पर जो इन्होंने डॉग पर जो प्रयोग किया था वो कौन सी ग्रंथि पर किया था। तो आप ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपको याद रखना कि पैरोटिड ग्रंथि पर इन्होंने क्या किया था, लार का एकत्रण किया था ऑपरेशन करके। इस प्रकार इस प्रयोग द्वारा आईपी पेवलाव यह निष्कर्ष निकाला कि यदि लंबे समय तक एक स्वाभाविक उद्दीपन अगर कोई स्टिमुलस हमारे सामने आएगा तो अस्वाभाविक उद्दीपन का एक साथ प्रस्तुत किया जाएगा। यानी कि इन्होंने बताया कि जब हम एक कुत्ते पर प्रयोग करते हैं जिसे अनुकूलित अनुबंधन अनुक्रिया यानी कि अनुकूलित अनुबंधन क्रिया कहते हैं, जैसे कि आईपी पेवलाव एस टाइप की स्टिमुलस थ्योरी दी इन्होंने। अब हम प्रयोग देखते हैं कि किस किस टाइप से इन्होंने प्रयोग किया। इनका प्रयोग था कुत्ते पर, इन्होंने क्या किया फ्रेंड्स, प्रयोग किया। जब कुत्ते के सामने भोजन रख दिया जाता है तो हमारा जो उद्दीपक तो है, उद्दीपक हमारा क्या होगा फ्रेंड्स, भोजन। जो हमारा क्या होगा, स्टिमुलस हमारा क्या होगा फ्रेंड्स, भोजन। और जो भोजन के बाद क्या आएगी, रिस्पॉन्स हमारा क्या होगा, लार होगी। ये क्या हमारे स्टिमुलस के प्रति स्वाभाविक रिस्पॉन्स, यानी कि जैसे ही भोजन रखता है आईपी पेवलाव जब उस कुत्ते के सामने क्या रखता है फ्रेंड्स, भोजन को रखता है, भोजन रखा जाता है तो कुत्ते के मुंह में लार की वृद्धि, यानी कि कुत्ता जब भूखा होता है और उसके सामने क्या रखा जाता है, भोजन रखा जाता है तो कुत्ते के मुंह में लार आना एक स्वाभाविक क्रिया है। उन्होंने कुत्ते को रस्सी से बांध दिया था प्रथम चरण में। अब हम देखते हैं कि क्या हुआ, स्वाभाविक उद्दीपन, यानी कि उसने हमने भोजन दिया स्टिमुलस के रूप में स्वाभाविक, तो स्वाभाविक प्रतिक्रिया हुई, रिस्पॉन्स हुआ, क्या हुआ, लार का आना, लार आई। यहाँ पे हमने क्या दिया, उसको भोजन दिया, भोजन के बाद उसके मुंह में क्या आई, लार का आना। द्वितीय चरण में, फर्स्ट चरण हमारा जो फर्स्ट स्टेप था वो कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप में क्या हुआ, सेकंड स्टेप में उसने भोजन नहीं दिया, पहले क्या उसने किया, बैल को बजाया, यानी कि पहले उसने घंटी बजाई, घंटी बजाने के बाद 2 से 3 सेकंड के बीच उसने क्या दिया, भोजन दिया। तो क्या आई रिस्पॉन्स, क्या हमारा लार का निकलना, यानी कि कुत्ते के मुंह में जैसे ही घंटी और भोजन दोनों क्या दिए गए, साथ साथ दिए गए, इनके बीच 2 सेकंड का फर्क था, पहले घंटी बजाई फिर भोजन दिया गया, तो कुत्ते के मुंह में क्या आई, लार आई। हमारा थर्ड जो स्टेप था, यानी कि ये कृत्रिम है, कृत्रिम उद्दीपक क्या था फ्रेंड्स, घंटी थी। कृत्रिम उद्दीपक क्या थी, घंटी। स्वाभाविक रिस्पॉन्स क्या था, प्लस हमारा भोजन था, और रिस्पॉन्स क्या हुआ, स्वाभाविक अनुक्रिया, यानी कि वही लार का आना, एक स्वाभाविक रिस्पॉन्स उसके प्रति हुआ। थर्ड जो हमारा स्टेप है फ्रेंड्स, थर्ड स्टेप हमारा था, पहले फिर उसने क्या किया, भोजन नहीं दिया, ओनली क्या उसने किया, बैल को बजाया, घंटी दी, और तब भी क्या आई, कुत्ते के मुंह से रिस्पॉन्स आया, लार, एक स्वाभाविक रिस्पॉन्स निकला, लार का निकलना, यानी कि कृत्रिम। हमने उसको क्या दिया, कृत्रिम उद्दीपक, क्या दिया हमने, कृत्रिम उद्दीपक, उसको घंटी बजाई तो भी क्या हुआ, स्वाभाविक उद्दीपक हुआ, लार निकली कुत्ते के मुंह से। तो यानी कि नोट इम्पोर्टेंट है ये, घंटी भोजन के मध्य में अगर पूछ लिया जाए तो कितना सेकंड का टाइम था, यानी कि 2 से 4 सेकंड के बीच घंटी और भोजन का फासला था। घंटी बजी और उसके तुरंत 2 सेकंड के बाद हमने क्या दे दिया, कुत्ते को भोजन दिया। भोजन को घंटी से अधिक प्रभावशाली होना चाहिए। उन्होंने बताया कि जैसे ही घंटी बजी तो क्या होना चाहिए, कुत्ते के मुंह में लार आना, यानी कि इन्होंने बताया कि अगर हम कुत्ते को भोजन देते हैं तो स्वाभाविक रिस्पॉन्स क्या होता है, अगर हमने स्टिमुलस क्या दिया, भोजन दिया, स्वाभाविक के प्रति रिस्पॉन्स क्या हुआ, हमारा लार का आना, यानी कि स्वाभाविक क्रिया हुई। फिर हमने घंटी बजाई और फिर भोजन दिया तो क्या हुआ फ्रेंड्स, इसके बाद क्या हुआ, रिस्पॉन्स हमारा स्वाभाविक अनुक्रिया हुआ। फिर थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, ओनली हमने सिर्फ घंटी को बजाया तो कुत्ते के मुंह में लार आई, यानी कि स्वाभाविक रिस्पॉन्स हुआ उसके प्रति, यानी कि कृत्रिम उद्दीपक के प्रति एक स्वाभाविक अनुक्रिया का होना काफ़ी प्रभावशाली माना गया। इस सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता, क्वेश्चन हमारा यहाँ से बनता है कि इसके सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता क्या है। एज ए टीचर हमारा ये थ्योरी पढ़ने का हमारा क्या उद्देश्य है, शिक्षक को विषय वस्तु के प्रति अनुबंधन करना चाहिए, यानी कि शिक्षक को इसको अनुबंधन, यानी कि उन दोनों चीज़ों के बीच सिखाने और बच्चा जो समझने की कोशिश कर रहा है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच क्या करना चाहिए, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच बच्चे को क्या करना चाहिए, एक एसोसिएशन स्थापित करना चाहिए, जिससे कि बच्चा उस चीज़ के प्रति एक्चुअल रिस्पॉन्स, यानी कि स्वाभाविक अनुक्रिया क्या है वो दे सके।
इससे क्या होता है फ्रेंड्स, इससे हमारा होगा कि जो हमारा बच्चा होगा उसमें अच्छी आदतों का निर्माण होगा, यानी कि जो बच्चा होगा उसके अंदर क्या होंगी हमारी फ्रेंड्स, गुड हैबिट डेवलप होंगी। अगर बच्चे का चरित्र निर्माण, कैरेक्टर बिल्ड करना है, अच्छी आदतों का निर्माण करना, तो हमारी ये थ्योरी क्या है, ये उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। बच्चों में इससे क्या लाया जा सकता है, अनुशासन लाया जा सकता है, बच्चे का कैरेक्टर बिल्ड किया जा सकता है, अच्छी हैबिट का निर्माण किया जा सकता है, इसके अंदर बुरी आदतों को छुड़वा दिया जाता है। यानी कि जब बच्चा कोई अच्छा काम करता है, कोई अच्छा रिजल्ट लेकर आता है, तो उसको हम क्या देते हैं, रिवॉर्ड देते हैं। क्या देते हैं, रिवॉर्ड देते हैं। तो बच्चा उसके प्रति क्या होगा, उसका सब, यानी कि बच्चा मोटिव होगा उस चीज़ को बार बार करने के लिए। अगर कोई बच्चा बुरा काम करता है तब हम उसको डांटते हैं तो बच्चा उस काम को दोबारा नहीं करता, यानी कि तो इससे हम क्या करते हैं, बुरी आदतों को क्या करते हैं, छुटकारा मिलवा सकते हैं बच्चे को। नेक्स्ट हमारा क्या है, शिक्षण में दृश्य सामग्रियों का प्रयोग करके हम इसको और इफेक्टिव बना सकते हैं। टीचिंग को पुनरावृत्ति रीइंफोर्समेंट पर क्या हमें जोर देना चाहिए, इसमें रीइंफोर्समेंट पर यांत्रिक तरीकों से बच्चे को सिखाना चाहिए। इस प्रकार बालक को प्रेम भावना का विकास होता है, यानी कि बालक किसी गलत जो आदतें हैं बच्चे के अंदर वो छुड़वाकर प्रेम भावना का विकास होता है। बच्चे को भाषा सीखने और सिखाने के लिए विशेष उपयोगी है ये आपका जो सिद्धांत है, आपका क्लासिकल कंडीशन थ्योरी। तो फ्रेंड्स, आदतों के निर्माण में विशेष उपयोगी भय संबंधी मानसिक भ्रांतियों यानी कि भ्रम को दूर करना या भ्रम को दूर करता है ये सिद्धांत। तो एज ए टीचिंग में आप इसको किस तरीके से अप्लाई कर पाएंगे वो इसमें बताया गया है। इसके उपनाम का मतलब इसको और किस किस नाम से जाना जाता है, CR थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी इसको माना गया है। इसका दूसरा नाम है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत भी कहा जाता है इसको। ये नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको याद रखें स्टार लगा के, क्योंकि आपके HTET वगैरह में, HTET, UPTET, रीट, KVS में इसके नाम पूछ लिए जाते हैं कि क्लासिकल कंडीशन थ्योरी को दूसरा किस नाम से जाना जाता है, या IP पैवलाव का इनमें से कौन सा सिद्धांत नहीं है, या इन चारों में से कौन सा एक है। तो प्राचीन परंपरागत अनुबंधन सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट इसको कहा जाता है आपका समृद्ध प्रतिक्रिया प्रत्यावर्तन सिद्धांत। ये बिल्कुल यूनिक है और आपको ये एग्जाम में आगे पूछा जा सकता है। आपको शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत और CR थ्योरी आपको याद है, अनुबंधन का सिद्धांत भी, और शरीर शास्त्रीय सिद्धांत, ये दो यूनिक हैं, आपको इनको याद रखना है, साथ साथ नोट करके रहना है फ्रेंड्स कि आपको ये अगर आपसे पूछ लिया जाए क्लासिकल कंडीशन थ्योरी, यानी कि स्टिमुलस हमारा क्या था फ्रेंड्स, भोजन था। स्वाभाविक जो हमारा स्टिमुलस था वो भोजन था। अनकंडीशन मतलब अनुबंधित ये क्या थी, घंटी थी, और उसके प्रति एक स्वाभाविक उद्दीपक हुआ। यानी कि इसकी फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ ली जाए तो क्या है फ्रेंड्स, अनकंडीशनल स्टिमुलस। और CS की फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो कंडीशनल स्टिमुलस, यानी कि घंटी क्या थी, वो एक कंडीशन थी, यानी कि वो नियंत्रित थी, वो उद्दीपक घंटी का बजना वो थी एक अस्वाभाविक उद्दीपक था। सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी IP पैवलाव की थ्योरी, क्लासिकल कंडीशन थ्योरी। आई होप आपको पसंद आई। अगर पसंद आई हो तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करने की कोशिश करूँगी। सो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और वीडियो में कमेंट करके जाएं और कमेंट करके ज़रूर बताएं नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। थैंक यू, बाय बाय एवरीवन।